जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर सक्सेस पर। आज की इस वीडियो के अंदर 35 ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री के लेकर आया हूं जिसमें आपकी पूरी हिस्ट्री का निचोड़ समाया हुआ है। तो इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इतिहास के पिता अर्थात फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता के बारे में आपसे पूछा है कि फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। अगर यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हो, हेरोडोटस के साथ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा क्योंकि इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का? त्रिपिटक एक धर्म ग्रंथ है जो कि बौद्धों से संबंधित है। सो यहाँ पर हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। दोस्तों यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ याद रखनी है कि बौद्ध धर्म जो है वो महात्मा बुद्ध द्वारा चलाया गया था और महात्मा बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कल्हण की पुस्तक का नाम। तो साथियों यहाँ पर हमसे ये पूछा है कि कल्हण के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो देखो, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये लिखी गई थी विष्णुगुप्त द्वारा, जिसे हम लोग चाणक्य या फिर कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और इंडिका पुस्तक जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। सो यहाँ पर जो राजतरंगिणी पुस्तक है, राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है कल्हण द्वारा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? साथियों हमसे अष्टाध्यायी के बारे में पूछा है, तो अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वो पाणिनि नामक लेखक के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर हमसे एग्जामिनर ने पूछा है कि मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और ये वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर याद रखना कि मोहनजोदड़ो जो है, यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो को स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा के अंदर मोहनजोदड़ो का नाम होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। साथियों अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो इसे अभी की अभी लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोज़ लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ से पाए गए हैं? सिंधु सभ्यता के अंदर जो वृहत स्नानागार हैं वो पाए गए हैं मोहनजोदड़ो नामक स्थान से। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? बात की जाए यहाँ पर जैन धर्म के अंदर तीर्थंकरों की, तो जैन धर्म के अंदर टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ये आप सभी को याद रखना है कि जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और इनमें से भी पहला तीर्थंकर, इसके अलावा 23वां और 24वां, ये तीर्थंकर हमेशा एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। सो एग्जामिनर हमसे ये पूछ सकता है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर कौन है। तो पहला तीर्थंकर है ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो हैं वो हैं स्वयं भगवान महावीर स्वामी। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बात की जाए गुप्त वंश के संस्थापक की, तो साथियों आप सभी याद रखिएगा कि गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहाँ पर लॉक करते हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। सो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। इसके अलावा गुप्त वंश से एक चीज़ याद रखना कि गुप्त वंश के अंदर जो सबसे प्रतापी शासक हुआ है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और गुप्त वंश के अंदर जो एक सम्राट हुआ है समुद्रगुप्त, उसको भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। सो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। मैंने आपको कहा था कि इन सभी 35 क्वेश्चनों के अंदर हम लोग पूरी हिस्ट्री को रिवाइज कर लेंगे। सो आपके ये क्वेश्चन जो हैं ये बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तराइन की जो पहली लड़ाई है वो 1191 ईस्वी के अंदर लड़ी गई थी। हमको ये बताना है कि वो किन किन के मध्य लड़ी गई थी। सो तराइन का जो पहला युद्ध है वो लड़ा गया था 1191 ईस्वी के अंदर, जिसमें मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित किया गया था। ओके, मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। ये युद्ध लड़ा गया था तराइन का पहला युद्ध, जो कि 1191 में हुआ। और इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को जीवन दान दे देते हैं। यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि अगले ही साल 1192 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गोरी अपनी पूरी तैयारी के साथ पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है और उसे बंदी बना लेता है। सो पहला जो युद्ध है तराइन का वो हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। चलिए साथियों शानदार क्लास में आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई?
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना साथियों याद रखिएगा, इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना सन 1336 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी के अंदर की गई थी। यहाँ पर एग्जामिनर हमसे एक क्वेश्चन बार बार पूछता है परीक्षा के अंदर कि विजयनगर साम्राज्य जिस समय बनाया गया था, जिस समय इसको स्थापित किया गया था, उस समय किसका शासनकाल चल रहा था। तो याद रखिएगा उस समय दिल्ली सल्तनत के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कि कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है वो कौन है? शमशुद्दीन शाह, सिकंदर बुतशिकन, हैदर शाह या फिर जैनुल आबिदीन। याद रखिएगा जो कश्मीर का अकबर है साथियों, कश्मीर का अकबर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 1761 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जो तीसरी लड़ाई है पानीपत की वो लड़ी गई थी 1761 में और ये युद्ध मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली के साथ में मराठाओं की तरफ से पेशवा बाजीराव द्वितीय ने युद्ध लड़ा था। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? साथियों यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो महाराज शिवाजी थे, छत्रपति शिवाजी, उनके राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? याद रखिएगा जो उनके संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु थे शिवाजी के वो थे दादाजी कोंडदेव। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में प्रथम सुधार आंदोलन कौन सा था? हमको यहाँ पर बताना है कि आधुनिक भारत का जो हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था, सर्वप्रथम जो सुधार आंदोलन किया गया था हिंदू धर्म के अंदर वो कौन सा था? सो याद रखिएगा जो आधुनिक भारत के अंदर पहला ही हिंदू धर्म का सुधार आंदोलन था वो था ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। ओके, ब्रह्म समाज जो है वो हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था और ब्रह्म समाज के संस्थापक आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? साथियों याद रखिएगा भारत के अंदर जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है उसको लागू किया गया था लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ पर लॉक करेंगे। लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है साथियों, सभी लोग आप यहाँ पर याद रखना कि अंग्रेजी शिक्षा को लागू तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के जो जनक हैं वो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। ओके, किसे? लॉर्ड मैकाले को। इन दोनों के अंदर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर यहीं पर बच्चों के दिमाग से खेलता है। सो अंग्रेजी शिक्षा के जो जनक हैं वो है लॉर्ड मैकाले और ये जो पद्धति है अंग्रेजी शिक्षा की वो लागू की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, और ये हिंदू धर्म के अंदर पहला सुधार आंदोलन था और इसकी जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, शानदार क्लास में आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का विद्रोह जिस समय भारत के अंदर हुआ था, क्रांति हुई थी जिस समय भारत के अंदर, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सो याद रखना 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। ओके, कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1885 से 1905 की ये जो 20 वर्ष की समय अवधि रही, इसको किस नाम से जाना जाता है? सो इसको उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो ये 20 वर्ष की कड़ी थी इसको उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। साथियों अगला प्रश्न हमारे सामने है और ये प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर के अंदर आयोजित हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो कि 1885 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना के साथ ही आयोजित की गई थी, जो कि हुई थी मुंबई शहर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई के अंदर हुई थी 1885 में और इसके पहले अध्यक्ष थे A.O. ह्यूम। ये भी आपको याद रखना है, A.O. ह्यूम ने इसकी अध्यक्षता की थी। साथियों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर
और ये क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमें यहाँ पर बताना है कि भारत का वृद्ध महान व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो भारत का जो वृद्ध महान व्यक्ति है वो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। ऐसा गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ अर्थात सन 1885 के समय, जिस समय कांग्रेस को बनाया गया था, उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। सो याद रखिएगा, वो थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है। ओके, ए नेशन इन द मेकिंग जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। दीनबंधु मित्रा, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर सुभाष चंद्र बोस। साथियों याद रखना, जो ए नेशन इन द मेकिंग पुस्तक है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। अगर आपने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। भारतीय क्रांति की जननी अर्थात मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा गया है। भारतीय क्रांति की जो जननी है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन है, ये कहा गया है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को। ओके, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जो हैं साथियों, ये भारतीय क्रांति की जननी के नाम से अर्थात मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये। सो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि भारतीय क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी तो मैडम भीखाजी रुस्तम कामा है और भारतीय क्रांति का जनक अगर हमसे पूछता है तो उसका जो सही आंसर होने वाला है वो है बाल गंगाधर तिलक। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया। साथियों, जो गीता रहस्य ग्रंथ है ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। मैंने अभी आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं वो भारतीय क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो इन्हीं के द्वारा गीता रहस्य पुस्तक को भी लिखा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया। साथियों, जय हिंद का जो नारा है ये आप सभी को पता होगा, हमारे प्यारे क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये प्रसिद्ध नारा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा देश के लोगों से कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देशबंधु की उपाधि संबंधित है। देशबंधु की जो उपाधि है वो है, सो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करते हैं चित्तरंजन दास, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि देशबंधु जो है वो चित्तरंजन दास को ही कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ जाते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। साथियों याद रखिएगा, वर्ष 1919 के अंदर जो जलियांवाला बाग है अमृतसर के अंदर, वहाँ पर नरसंहार किया गया था। किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा 13 अप्रैल 1919 को। और उस समय ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये घटा था, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा नरसंहार देखने को मिला था। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये अमृतसर के अंदर स्थित है। यहाँ पर एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछता है जो कि ये है कि अमृतसर जो है वो शहर किसके द्वारा बसाया गया था। तो सिखों के जो गुरु हैं रामदास, इनके द्वारा अमृतसर शहर को बसाया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल अर्थात गवर्नर जनरल कौन थे। हमसे यहाँ पर पूछा है एग्जामिनर ने कि स्वतंत्र भारत के पहले जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे। याद रखिएगा, जो स्वतंत्र भारत 1947 के बाद पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सो प्रथम जो गवर्नर जनरल हैं आज़ादी के बाद वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और हमसे अगर यहाँ पर एग्जामिनर ये पूछता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है आज़ादी के बाद, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ओके, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इन दोनों के अंदर आप सभी लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आनंद मठ के लेखक कौन है। आनंद मठ की बात की जाए दोस्तों तो इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि नामक पुस्तक को लिखा था। ओके, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा अर्थात स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है। इस्पात का चौखटा या स्टील फ्रेम जो है वो भारतीय शासन व्यवस्था के अंदर भारतीय नागरिक सेवा अर्थात ICS को, भारतीय नागरिक सेवा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टील फ्रेम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो आपके दिमाग के साथ खेलता है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ओके, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हैं ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ पर चूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है। गोदान और गबन जो हैं ये एक प्रमुख साहित्यिक रचनाएं हैं जो कि एक ही लेखक द्वारा लिखी गई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास या फिर निराला। सो याद रखिएगा, गोदान और गबन जो हैं ये बेहद फेमस उपन्यास हैं जो कि लिखे गए हैं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। ओके, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। कालिदास की बात करें तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है BHU जो है इसके संस्थापक हमसे पूछा है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये लॉर्ड मैकाले संबंधित है। इसका आंसर आप लोग दीजिए कि लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं। याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले जो हैं वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से संबंधित हैं। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो है वो लॉर्ड मैकाले की ही देन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। साथियों ये थी आज की हमारी शानदार और जानदार क्लास, जिसके अंदर हम लोगों ने टोटल 35 ऐसे क्वेश्चंस को कवर किया जो कि एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, और इससे हमने पूरी हिस्ट्री का निचोड़ भी देख लिया है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।